नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल लीगल फैक्ट्री पे। मैं सीए सुभाष पुरवाल आज आपसे डिस्कस करना चाहूंगा कि बजट 2026 में हमें क्या उम्मीदें और आम जनता आज किस प्रकार से टैक्स के बोझ के नीचे या टैक्स की कंप्लायंस के तहत दब रही है। गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल। अगर ये सच है तो आज हमारे देश के टैक्स पेयर्स परेशान क्यों हैं? हमारे डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन 18 ट्रिलियन रुपए के हो रहे हैं और हर महीने हमारा देश 2 लाख करोड़ रुपए के आसपास जीएसटी कलेक्ट कर रहा है। यानी कि हमारे देश की सरकार के पास टैक्स पेयर्स का खूब पैसा इकट्ठा हो रहा है। सरकार उस पैसे को खर्च भी कर रही है, बट फिर भी हमारे टैक्स पेयर्स या ऐसे कहें कि आम जनता खुश नहीं है। तो आइए हम समझते हैं कि 2026 के आने वाले 1 फरवरी पे इस बजट से हम क्या उम्मीद रख सकते हैं और हम सरकार से क्या चाहते हैं जिससे कि यह आम जनता, यह आम टैक्स पेयर्स थोड़ा खुश हो सके। आज हमारा देश इतनी तरक्की कर रहा है, बट फिर भी यह देश अपने टैक्स पेयर्स को एम्पावर नहीं कर पा रहा है। हमारे यहाँ पे यूपीआई से चंद ही सेकंडों में ट्रांजैक्शंस हो जाती है। देश डिजिटल हो गया है, टेक्नोलॉजी ने टाइम कम कर दिया है और यह टाइम जो कम हुआ है यह सिर्फ नोटिस रिसीव करने का हुआ है। जी हाँ, अगर हम देखें कि नोटिस प्राप्त करने का समय कम से कम हो गया है और उसी जगह अगर टैक्स पेयर खड़ा हो और कोई अपील फाइल करे, कोई रेक्टिफिकेशन फाइल करे या सिंपल रिटर्न भर के रिफंड एंटिसिपेट करे तो उसमें समय बढ़ गया है। तो क्या ये डिजिटल एनवायरनमेंट आपको नोटिस प्राप्त करने के लिए या जल्द से जल्द नोटिस प्राप्त करने के लिए बनाया गया है? तो आपने भी मेरे जैसे यह ऑब्जर्व किया होगा कि चलते चलते हमारे देश का इनकम टैक्स डिपार्टमेंट या टैक्सेशन डिपार्टमेंट अचानक स्लो मोशन में चला जाता है और जो काम चंद सेकंडों में हो सकते हैं उनके लिए महीनों लग जाते हैं। और साथ ही के साथ एक छोटी सी गलती और टैक्स पेयर को अपनी बात रखने में सालों लग जाते हैं। हमारे देश का कानून या हमारे देश का संविधान यह कहता है जब तक कोई भी सिटीजन गिल्टी ना प्रूव हो वह इनोसेंट है, बट यह बात संविधान में रह गई और हमारे देश के टैक्सेशन सिस्टम में ऐसी नहीं है, क्योंकि हमारे देश के टैक्सेशन सिस्टम का क्रक्स या बेसिस या आधारशिला अब सिर्फ यही है कि असेसी हैज टू प्रूव, और ऐसा कहें कि असेसी के पास ही सारे तथ्यों को वेरीफाई करने की जिम्मेदारी है। सरकारी डिपार्टमेंट या अफसर सिर्फ उन चीजों को वेरीफाई करेंगे, उनका काम असेसी को हेल्प करना, विश्वास दिलाना या उसका कॉन्फिडेंस बढ़ाकर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कराना ऐसा कहीं नहीं रह गया है। आज एक टैक्स पेयर को हर मोड़ पर, हर दिन, हर घंटे यही प्रूव करना पड़ता है कि वह चोर नहीं है, वह ऑनेस्टी से अपना काम कर रहा है और बिजनेस कर रहा है। जी हाँ, मैं मानता हूं कि बिजनेस में या अपने काम करते समय गलती सबसे होती है, शायद मुझसे भी होती होगी, बट सरकार को उसको पेनलाइज करने की जगह उस टैक्स पेयर का कॉन्फिडेंस, ट्रस्ट, विश्वास, जी हाँ, कॉन्फिडेंस, ट्रस्ट और विश्वास जीतना चाहिए, जिससे कि वह ऑनेस्ट टैक्स पेयर बनकर आगे देश की तरक्की में योगदान दे सके। बजट 2026 में सरकार को यह एक्स्ट्रा एफर्ट लगाना चाहिए कि इस साल बजट में टैक्स रेट्स चेंज करने की बजाय टैक्स पेयर का ट्रस्ट, विश्वास जीतने का एफर्ट ज्यादा किया जाए। अगर सरकार इसको एफर्ट को क्रियान्वयन कर पाएगी तो देश में टैक्स कलेक्शंस तो बढ़ेंगे ही और टैक्स पेयर भी एम्पावर हो सकेगा। तो 2026 का बजट कॉम्प्लेक्स रहेगा, कॉम्प्लिकेटेड रहेगा या टैक्स रेट चेंज करने वाला रेगुलर बजट रहेगा? आप कमेंट में मुझे जरूर बताइएगा। इसीलिए बजट 2026 नॉर्मल नहीं है, यह हिस्टोरिकली यूनिक होने वाला है, पाथ ब्रेकिंग होने वाला है। 3 बड़े रीजंस। सबसे पहला, इस बार बजट संडे को है, नो संडे हॉलिडे। Sunday and still no holiday. I can't believe it. पूरा देश टीवी पर होगा। Welcome to the live coverage of Budget 2026. Key changes to income tax slab. एफएम निर्मला सीतारमन का 9th कंसेक्यूटिव बजट रिकॉर्ड ब्रेकिंग होना चाहिए। सेकंड, द इकोनॉमिक शिफ्ट। गवर्नमेंट का फोकस अब कैपेक्स से शिफ्ट होकर कंजम्पशन पर आ रहा है। इतने सारे जियोपॉलिटिकल इश्यूज के बेसिस पर गवर्नमेंट क्लियर टारगेट यह देख रही है कि इंडिया 16 ट्रिलियन इकोनॉमी बन जाए और कंजम्पशन तब बढ़ेगा जब लोगों के हाथ में एक्स्ट्रा डिस्पोजेबल इनकम होगी। तीसरा इंपॉर्टेंट रीजन है 1 अप्रैल 2026 से 60 साल पुराना इनकम टैक्स एक्ट रिप्लेस हो जाएगा। आज 70+ एग्जेम्पशंस
कॉम्प्लेक्स प्रोविजोस, असेसमेंट ईयर वर्सेस प्रीवियस ईयर कंफ्यूजन, कल सिंपल इंग्लिश लॉ, सिंगल टैक्स ईयर कंसेप्ट। एजेंडा क्लियर है, लिटिगेशन कम, कंप्लायंस इजी। हम आने वाले बजट 2026 में 5 मेजर चेंजेस एंटिसिपेट कर रहे हैं। उसमें सबसे पहला है जॉइंट टैक्सेशन फॉर मैरिड कपल्स। जी हाँ, आज हर भारतीय नागरिक जो कि टैक्स पेयर है उसका अपना पैन होता है, यानी कि हस्बैंड का अलग पैन, वाइफ का अलग पैन। और बहुत सारे केसेस में यह ऑब्जर्व किया गया है कि वाइफ की टोटल इनकम बिलो टैक्सेबल लिमिट होती है और उसकी वजह से उनकी टैक्स एग्जेम्पशंस पूरी वेस्ट हो जाती है। एंड ऑन द कॉन्ट्ररी, हस्बैंड की हाई टैक्सेबल इनकम होती है और उनको हाईएस्ट टैक्स ब्रैकेट में टैक्स देना पड़ता है। जब दो आदमी एक साथ एक घर में रह रहे हैं और एक ही तरह की लाइफस्टाइल एंजॉय कर रहे हैं तो उनका टैक्सेशन साथ में नहीं किया जा सकता। तो बजट में गवर्नमेंट को यह सोचना चाहिए कि मैरिड कपल्स को ऑप्शन दिए जाए कि वह अपनी जॉइंट फाइलिंग कर सके। कुछ फॉरेन देशों में जैसे कि यूएसए, जर्मनी, इन देशों में मैरिड कपल्स को जॉइंट फाइलिंग का ऑप्शन दिया जाता है। इससे यह फायदा होगा कि लोग इधर उधर घुमा के अपनी वाइफ के नाम से जो इन्वेस्टमेंट्स करते हैं वह ये सब स्टॉप कर देंगे और आप ऑफिशियली एक नाम पर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और टैक्सेशन जॉइंटली दोनों का बेनिफिट ले सकते हैं। This income entry looks right. Yes, and this deduction too. Perfect. Almost done. We make a great team. सेकंड है स्टैंडर्ड डिडक्शन बढ़ाना। जी हाँ, 8th पे कमीशन 1 जनवरी 2026 से लागू हो गया है और सैलरीड आदमी को सैलरी इनकम पे सिर्फ 75,000 रुपए की स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलती है। आने वाले बजट 2026 में हमें यह उम्मीद है कि हमारी मैडम फाइनेंस मिनिस्टर इस स्टैंडर्ड डिडक्शन को 75,000 रुपए से बढ़ाकर 1 लाख रुपए कर दे। बल्कि मेरी इच्छा तो यही है कि मैडम फाइनेंस मिनिस्टर इस स्टैंडर्ड डिडक्शन को 75,000 की जगह 2 लाख कर दे। जी हाँ, 75,000 से स्टैंडर्ड डिडक्शन 2 लाख कर देनी चाहिए। आपको क्या लगता है, कमेंट में जरूर बताइएगा। तीसरा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है जो कि आम आदमी या मिडिल क्लास लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है, वह है होम लोन। जी हाँ, हमारे देश में, हमारी भारतीय संस्कृति में अपने स्वयं के मकान की बहुत इंपॉर्टेंस है और आज के इनकम टैक्स कानून में होम लोन डिडक्शन सिर्फ 2 लाख रुपए की, यानी कि होम लोन पे अगर आप ब्याज देते हैं तो सेक्शन 24B के तहत आपको सिर्फ 2 लाख रुपए की डिडक्शन मिलती है। मेरी सरकार से यह रिक्वेस्ट है कि इस होम लोन डिडक्शन को पहले की तरह एक्चुअल इंटरेस्ट पेड पर कर देनी चाहिए। जी हाँ, अगर होम लोन की एक्चुअल इंटरेस्ट पेमेंट पूरी टैक्सेबल इनकम में डिडक्ट होगी तो यह लोगों को टैक्स सेविंग में मददगार होगी। दूसरी चीज, आप देखिए कि आज के जमाने में महंगाई को देखते हुए एक आम मिडिल क्लास आदमी के घर बनाने का खर्चा 1 से 2 करोड़ रुपए तक पहुंच जाता है और अगर 1 से 2 करोड़ रुपए का कोई लोन लेकर अपना स्वयं का मकान बनाता है तो उसका एनुअल इंटरेस्ट 15 से 20 लाख रुपए के आसपास जाता है और उस 15 से 20 लाख रुपए के इंटरेस्ट को भरने के लिए उसको किसी प्रकार का कोई टैक्स इंसेंटिव सरकार नहीं देती। जबकि यह पैसा जो होम बनाने में या घर बनाने में खर्च होता है, इससे सबसे ज्यादा फायदा हमारे सबसे निचले स्तर या हमारी इकोनॉमी के सबसे निचले स्तर पर होता है, वह है लेबर्स। जी हाँ, मकान बनाने में हम जो लेबर को पेमेंट्स देते हैं वह हमारे देश की सबसे निचले लेवल पर अर्थव्यवस्था में जाकर कंट्रीब्यूट करता है। इसलिए सरकार को यह सोचना चाहिए कि होम लोन के इंटरेस्ट की डिडक्शन 2 लाख से काफी बढ़ाई जाए। मेरी रिक्वेस्ट तो यही है कि होम लोन की डिडक्शन एक्चुअल इंटरेस्ट पेड कर दी जाए, जिससे आम जनता को टैक्स में बेनिफिट, वहीं जो लोग मकान बनाकर रह रहे हैं या शहरों में शिफ्ट हो रहे हैं या गांवों से छोटे शहरों में शिफ्ट हो रहे हैं, उनको इंसेंटिवाइज किया जाए। अगर सरकार होम लोन के इंटरेस्ट की डिडक्शन 2 लाख से बढ़ाकर वास्तविक इंटरेस्ट तक कर दे तो आम जनता की जेब में ज्यादा पैसा बचेगा। जी हाँ, आम जनता की जेब में ज्यादा पैसा बचने से वह ईएमआई आराम से भर सकेगी, खुशी खुशी भर सकेगी और उसके बावजूद जो पैसा बचेगा वह अपनी लाइफस्टाइल पर या देश में खर्च कर सकेगी और उससे देश में इंडस्ट्री, बिजनेस, टूरिज्म सभी सेक्टर्स को फायदा होगा और देश आर्थिक समृद्धि की ओर अग्रसर होगा। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज जो मुझे लगती है सरकार को इस बजट में इंट्रोड्यूस करनी चाहिए वह है अलाउंसेस। जी हाँ, कन्वेंस और ट्रांसपोर्ट अलाउंस। अगर आप किसी कंपनी में काम करते हैं तो आपको कन्वेंस या आने जाने के लिए ट्रांसपोर्ट सुविधा या पूल ऑफ कार्स या कॉमन ट्रांसपोर्ट पूल अगर आप किसी कंपनी का यूज करते हैं या आप लोग 3 या 4 जने मिलकर कोई कॉमन पूल फॉर ट्रांसपोर्ट यूज करते हैं तो आपको सरकार को टैक्स इंसेंटिव देना चाहिए। जी हाँ, सरकार को ऐसी पॉलिसी बनानी चाहिए जिससे कि लोग पूल
यूज करें ट्रांसपोर्ट के लिए। जी हाँ, ट्रांसपोर्ट पूलिंग अगर इंडिया में बढ़ेगी तो इससे कुछ फायदे हैं। सबसे पहला पॉल्यूशन। जी हाँ, आज हमारे देश की मेट्रो सिटी गुड़गांव, बैंगलोर, मुंबई में ट्रांसपोर्ट की प्रॉब्लम बेतिहाब बढ़ चुकी है। जी हाँ, यहाँ पर ट्रांसपोर्ट न्यूसेंस हो रखा है। छोटी छोटी जगह जाने के लिए घंटों का समय लग जाता है। अगर पूलिंग फॉर ट्रांसपोर्ट गवर्नमेंट एनकरेज करेगी और मिडिल क्लास को या हाई मिडिल क्लास को टैक्स इंसेंटिव देगी तो इससे लोग कार पूलिंग या पूलिंग फॉर ट्रांसपोर्ट यूज करने के लिए एनकरेज होंगे। और अगर हाल के जियोपॉलिटिक्स सिचुएशन को देखें तो चाइना ने जिस हिसाब से सिल्वर या रॉ अर्थ मिनरल्स पर एक्सपोर्ट कर्व लगा रखा है, तो ईवी की डिपेंडेंसी या ऐसा कहें कि हमारे देश में जो सोना, चांदी और रॉ अर्थ मिनरल्स की जो किल्लत है वह भी इस ट्रांसपोर्ट पूलिंग से दूर हो सकेगी। और इसी को सोचते हुए मुझे ऐसा लगता है कि सरकार को कन्वेंस अलाउंस, ट्रांसपोर्ट अलाउंस, इन तरह के अलाउंसेस जो कि पहले भी सैलरीड लोगों को मिलते थे या आम मिडिल क्लास लोगों को मिलते थे, उन्हें वापस रीस्टार्ट करना चाहिए। एक और इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है जो सरकार को इस बजट में सोचना चाहिए, वो है ईसॉप या फॉरेन टैक्स क्रेडिट ऑन ईसॉप्स। जी हाँ, हमारे देश का आईटी सेक्टर दुनिया में सबसे टॉप का है। जी हाँ, हमारे देश का आईटी सेक्टर दुनिया में टॉप ऑफ द टॉप का है और हमारे देश से बहुत सारा रॉ टैलेंट विदेश में, यूएस में, यूके में, कनाडा में या ऑस्ट्रेलिया में आईटी सेक्टर में सेवाएं दे रहा है। वहां पर जो लोग ये सेवाएं देते हैं उनको टेक होम सैलरी में कुछ शेयर्स या ऐसा कहें कि ईसॉप्स भी मिलते हैं। आज जब ये लोग विदेशों में काम करते हैं और वहां पे अपनी सैलरी में ईसॉप्स प्राप्त करते हैं तो उन देशों के टैक्स कानूनों के तहत वहां पर कुछ टैक्स इनका कट जाता है। और आज के दौर में हमारे देश का जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का सिस्टम है उसमें इन टैक्स क्रेडिट को सम्मिलित करके अपनी खुद की पर्सनल रिटर्न भरना बहुत ही डिफिकल्ट है और महीनों क्या सालों लग जाते हैं आपको प्रॉपर तरीके से टैक्स क्रेडिट अपने रिटर्न में सम्मिलित करके रिफंड क्लेम करने में। मुझे लगता है कि गवर्नमेंट को ऐसा कोई सिस्टम बनाना चाहिए जिससे कि लोगों को टैक्स क्रेडिट या फॉरेन में कटे हुए टैक्स का क्रेडिट सिंपलेस्ट वे में मिल सके या बिना किसी झंझट के रिटर्न भरते टाइम ऑटोमेटिक मिल सके। सैलरीड लोगों के लिए तो मेरे पास और भी कुछ सजेशंस हैं, बट अब बात करते हैं बिजनेसमैन लोगों के लिए। जी हाँ, आप छोटा बिजनेस चलाते हैं। आज अगर आप ऑडिटेड असेसी हैं या आपका बिजनेस ऑडिट के कानूनों में आता है या अगर ऑडिट में नहीं भी आता और आप कोई कॉन्ट्रैक्टर हैं या स्पेसिफाइड बिजनेस है जिस पर टीडीएस, जी हाँ, टैक्स डिडक्शन एट सोर्स के कानून लगते हैं, तो आपको यह जानकर दुख होगा कि हमारे देश में टीडीएस या टैक्स डिडक्शन एट सोर्स काटने के 30 से भी ज्यादा सेक्शन है। आप कैसे एंटिसिपेट कर सकते हैं कि एक बिजनेसमैन, एक कंप्लायंस टीम, दोनों जने मिलकर भी हर ट्रांजैक्शन पे यह आइडेंटिफाई करे कि कौन से सेक्शन में टीडीएस कटना चाहिए। अगर आपको टीडीएस का कानून इंप्लीमेंट करना है या टीडीएस को इंप्लीमेंट करना है यह चेक करने के लिए कि किसी प्रकार का टैक्स इवेजन नहीं हो, तो आप एक सिंगल टैक्स रेट रखिए, एक सिंगल टीडीएस सेक्शन रख सकते हैं। इसके साथ में हर महीने टैक्स जमा कराना और हर 3 महीने में टीडीएस रिटर्न भर के उसके टीडीएस सर्टिफिकेट इशू कराने में आदमी के और बिजनेसमैन के और उसकी अकाउंट्स टीम के सबके पसीने छूट जाते हैं। और अगर हल्की सी कहीं भी गलती मिल जाए या कोई टैक्स क्रेडिट मिसमैच हो जाए या बैंक वाले ने गलत चालान गलत हेड में भर दे या गलत डेट पे भर दे या कहीं पे भी कुछ भी मैनुअल एरर हो जाए तो आपका नोटिस 100 में 100 अंक पक्का। सरकार को इसको मिनिमाइज करना चाहिए जिससे कि कंप्लायंस का बर्डन कम हो सके और इसमें बहुत सारी पेनल्टीज, क्रिमिनल पेनल्टीज हैं। जी हाँ, अगर कोई टैक्स चोरी करता है, पर्पसफुल या जानबूझकर टैक्स इवेजन करता है तो आप ऐसी क्रिमिनल पेनल्टीज जरूर उन पर लगाइए। बट अगर किसी से टेक्निकल गलती हो जाती है, टाइपोग्राफिकल गलती हो जाती है, कुछ लिखने में, पढ़ने में, समझने में गलती हो जाती है तो उन ऑफेंसेस को या उन इश्यूज को प्लीज क्रिमिनल पेनल्टी से हटाइए। हाँ, उनके ऊपर आप किसी प्रकार की छोटी मोटी फाइनेंशियल पेनल्टी लीजिए जिससे कि डिपार्टमेंट और असेसी का इंटरफेस या डिपार्टमेंट और असेसी के बीच में ट्रस्ट एंड कॉन्फिडेंस बढ़ सके, ना कि गलती होते ही असेसी उस गलती को छुपाने के लिए और 2 गलतियां करे। फॉरेन कंपनीज, जी हाँ, हमारे देश का माहौल फॉरेन कंपनीज को या हमारे देश में किसी प्रकार का फॉरेन इन्वेस्टमेंट बढ़ाने के लिए गवर्नमेंट को फॉरेन कंपनीज के लिए ईज ऑफ डूइंग बिजनेस पर सीरियसली वर्क करना चाहिए। आप इतने कॉम्प्लिकेटेड बिजनेस स्ट्रक्चर्स, इतने कॉम्प्लिकेटेड टैक्स स्ट्रक्चर्स,
इनके ऊपर फोकस करते रहेंगे तो कौन सा फॉरेन इन्वेस्टमेंट आपके देश में आएगा। और अगर फॉरेन इन्वेस्टमेंट देश में आया ही नहीं या हर साल ईयर ऑन ईयर बढ़ता हुआ नहीं आया तो हमारे देश की जो युवा जनरेशन है उसको हम किस प्रकार की जॉब अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करके दे सकेंगे। और मेरी सजेशन गवर्नमेंट से इसके ऊपर यह है कि गवर्नमेंट को जैसे कि इनकम टैक्स में प्रिजम्पटिव टैक्सेशन स्कीम है उसी प्रकार की स्कीम कंपनीज के लिए या ऐसा कहें कि स्पेशली फॉरेन कंपनीज के लिए लानी चाहिए, जिससे कि वह इंडिया में आसानी से आए, आसानी से अपना बिजनेस स्टैब्लिश करें, यहाँ पर प्रिजम्पटिव टैक्सेशन के तहत एक सिंपल या बड़ा छोटा सा टैक्स पे करें और आराम से बिजनेस करें। अगर प्रिजम्पटिव टैक्सेशन स्कीम फॉरेन कंपनीज के लिए या ऐसा कहें कि इंडिया में रजिस्टर्ड हर तरह की प्राइवेट लिमिटेड या लिमिटेड कंपनीज के लिए इंप्लीमेंट हो गई तो इससे भी हमारे देश में बिजनेस करने का माहौल बढ़िया होगा। और जब माहौल बढ़िया होगा तो देश आर्थिक तरक्की अपने आप करेगा। क्या आपको लगता है कि प्रिजम्पटिव टैक्सेशन स्कीम फॉर कंपनीज गवर्नमेंट इस बजट में इंट्रोड्यूस कर सकती है? कमेंट करके जरूर बताइए। एक और इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है एमएसएमई। जी हाँ, गवर्नमेंट ने पिछले साल एमएसएमई की लिमिट्स तो बढ़ा दी, बट एमएसएमईज को एम्पावर करने के लिए या ऐसा कहें कि देश में एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज बढ़ाने के लिए फॉर द एमएसएमई सेक्टर कुछ खास नहीं किया। मुझे ऐसा लगता है कि गवर्नमेंट को ऐसी कोई टैक्स इंसेंटिव जैसे कि पीएलआई सेक्टर में गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस की है उसी तरह की स्कीम एमएसएमई के लिए भी लानी चाहिए, जिसमें एमएसएमई सेक्टर को फ्रेश न्यू एम्प्लॉयमेंट ऐड करने के ऊपर इंसेंटिवाइज किया जाए। हालांकि गवर्नमेंट ने प्रेजेंटली इनकम टैक्स एक्ट में भी 80JJAA सेक्शन के तहत ऐसी स्कीम लॉन्च की हुई है, बट वह स्कीम ग्राउंड स्तर पर या ऐसा कहें कि एक्चुअल बेसिस पर इंप्लीमेंटेशन में ना के बराबर है। अगर गवर्नमेंट इस स्कीम को सिंप्लीफाई कर दे और जनरल पब्लिक के लिए या जनरल एमएसएमई सेक्टर जिसमें ट्रेडिंग, मैन्युफैक्चरिंग, सर्विस सभी तरह के बिजनेसेस आ जाएं और उनके लिए इसको ओपन कर दे तो देश में एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज बढ़ेंगी। जी हाँ, एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, देश के लोगों की समृद्धि बढ़ेगी तो देश तो तरक्की करेगा ही करेगा। एक और चीज जो गवर्नमेंट अपने बजट में कर सकती है वह है डेप्रिसिएशन। जी हाँ, आज के इनकम टैक्स एक्ट के तहत हमारे को हर तरह के एसेट पे अलग अलग डेप्रिसिएशन अलाउ होता है, बट आपको लगता है यह डेप्रिसिएशन की रेट आज के कंटेक्स्ट में रेलेवेंट है? क्योंकि मोबाइल फोन हर साल नया आ जाता है। पिछले साल एप्पल ने 16 प्रो लॉन्च किया था, इस साल 17 प्रो, 17 प्रो मैक्स और थिन भी लॉन्च कर दिया। और इस जमाने में हम हमारी इंडस्ट्री को कह रहे हैं कि आपको डेप्रिसिएशन सिर्फ 15% देंगे प्लांट एंड मशीनरी पर, तो मुझे ऐसा रेलेवेंट नहीं लगता। मुझे लगता है कि गवर्नमेंट को हर इंडस्ट्री को छूट देनी चाहिए कि आप ये प्लांट एंड मशीनरी कितने टाइम में डेप्रिशिएट करेंगे या कितने टाइम में यह मशीन डेप्रिशिएट हो जाएगी और आप खुद डिसाइड करके बेसिस ऑन दैट डेप्रिसिएशन क्लेम करिए, जिससे कि नया इन्वेस्टमेंट या प्लांट एंड मशीनरी का अपग्रेडेशन फास्ट हो पाएगा। इससे जो इन्वेस्टमेंट साइकिल या इससे जो इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी होगी वह देश की बढ़ेगी या इंडस्ट्री बढ़ाएगी और उससे भी देश जीएसटी कलेक्शन बढ़ाते हुए आर्थिक समृद्धि की ओर बढ़ेगा। एआई इन रोबोटिक्स। जी हाँ, गवर्नमेंट ने एआई इन रोबोटिक्स के लिए बहुत सारे अलग अलग फंड्स, स्कीम्स, कॉम्पिटिशन्स और इंक्यूबेटर्स बना तो रखे हैं, बट उन स्टार्टअप्स, उन इंक्यूबेटर्स या उन फंड्स को एक्सेस करना डिफिकल्टी नहीं, नामुमकिन है। जी हाँ, गवर्नमेंट की स्टार्टअप स्कीम, जी हाँ, स्टार्टअप स्कीम में जितने बिजनेसेस रजिस्टर होते हैं उसमें से हार्डली सिर्फ 1%, जी हाँ 1% स्टार्टअप टैक्स इंसेंटिव के लिए एलिजिबल होते हैं। आप अगर देखेंगे तो देश का एक और बड़ा स्कैम स्टार्टअप रजिस्ट्रेशन के नाम पर चल रहा है, जिसमें कि लोग फोन कर कर आपको परेशान करेंगे कि आपकी कंपनी को हम डीआईपीपी में रजिस्टर करा देंगे, टैक्स इंसेंटिव मिलेगा, आपको आने वाले कुछ वर्षों तक किसी प्रकार का टैक्स नहीं देना पड़ेगा। आप कुछ पैसे देकर रजिस्ट्रेशन ले लेते हैं और जब आप अपने कंसल्टेंट या सीए के पास जाकर वो सर्टिफिकेट दिखाते हैं और कहते हैं कि मेरे पे किसी प्रकार का टैक्स नहीं लगेगा या अपनी स्वयं की खुद रिटर्न भरकर उस टैक्स इंसेंटिव को क्लेम करते हैं, तो आपको पता चलता है कि यह इंसेंटिव अभी गलत है या ऐसा कहें कि यह सर्टिफिकेट वैलिड तो है बट आपको अभी कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा, क्योंकि आपकी स्टार्टअप या आपकी बिजनेस या आपने जो भी एआई रोबोटिक्स में इंजीनियरिंग करके जो भी प्रोडक्ट बनाया उसके लिए इंटर मिनिस्ट्रियल बोर्ड ने अभी तक आपको अप्रूवल नहीं दिया। और जब तक इंटर मिनिस्ट्रियल बोर्ड आपको अप्रूवल नहीं देगा आपको किसी प्रकार के टैक्स इंसेंटिव नहीं मिलेगी। गवर्नमेंट को
पॉलिसी बनानी चाहिए या इस बजट में ऐसा एफर्ट करना चाहिए कि ऐसी चीजों को सिंप्लीफाई किया जाए। अगर आप किसी स्टार्टअप को, किसी बिजनेस को एआई रोबोटिक्स के अंदर रिसर्च करने पर रजिस्टर कर रहे हैं, स्टार्टअप सर्टिफिकेट दे रहे हैं, तो बाय डिफॉल्ट टैक्स इंसेंटिव मिलना चाहिए। एंड ये रिस्पॉन्सिबिलिटी ना कि एक अलग फोरम बनाने की जगह गवर्नमेंट को रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज या रजिस्ट्रार ऑफ फर्म्स जो कि इन फर्म्स को, इन कंपनीज को रजिस्टर करते हैं, उनके पास ऑटोमेटिक दे देनी चाहिए, जिससे कि लोगों को इन फर्जी स्कीम्स या इन फर्जी टैक्स डिक्लेरेशंस के बारे में बताकर लोग स्कैम ना कर पाए। क्या आपने भी एक नई कंपनी रजिस्टर करी है और नई कंपनी रजिस्टर करते ही आपके पास पोस्ट पार्सल से कुछ बुक्स आई और आपने वह बुक्स ले ली बिना जाने समझे, या आपने रजिस्टर कराया स्टार्टअप के लिए टैक्स बेनिफिट क्लेम करने के लिए और आपको बाद में पता चला कि इंटर मिनिस्ट्रियल बोर्ड के अप्रूवल ना होने की वजह से आपको किसी प्रकार की टैक्स डिडक्शंस नहीं मिलेगी, तो मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। अब बात करते हैं जीएसटी रिफॉर्म्स की। जी हाँ, गवर्नमेंट ने जीएसटी 2.0 के तहत काफी हद तक जीएसटी में मेजर चेंजेस किए और टैक्स रेट्स काफी कम कर दी। इसका इंपैक्ट हमारे ऑटोमोबाइल सेक्टर पे हमें दिख ही रहा है और इस क्वार्टर के नंबर्स काफी रिवॉर्डिंग आएंगे। इसके बाद जो सबसे बड़ी दिक्कत एक बिजनेसमैन को होती है वह है टैक्स क्रेडिट। जी हाँ, लोग जीएसटी के नाम पर पैसा कलेक्ट करते हैं और वह पैसा सीधी उनकी जेब में चला जाता है, ना कि सरकारी खजाने में। इसका डिफरेंस यह होता है कि जिस आदमी ने अपने बिजनेस से पैसा निकालकर जीएसटी का टैक्स चुकाया कि आगे जब मैं माल बेचूंगा उसका सेट ऑफ क्लेम कर सकूंगा, तो उसको वह टैक्स क्रेडिट नहीं मिलता और उसकी जगह वह सारा का सारा पैसा किसी आदमी की जेब में चला जाता है और उससे वह अपनी अल्ट्रा लग्जरी लाइफस्टाइल एंजॉय करता है। गवर्नमेंट को टैक्स क्रेडिट सिस्टम या तो बंद कर देना चाहिए या फिर टैक्स रेट्स को और रिड्यूस करना चाहिए। मैं जानता हूं कि टैक्स रेट्स कम करने के डिसीजंस फाइनेंस बजट में नहीं होते, बट गवर्नमेंट टैक्स क्रेडिट के प्रोसेस को स्ट्रीमलाइन कर सकती है। इसके साथ में बिजनेसेस के टैक्स स्ट्रक्चर को देखते हुए जो है टैक्स का पैसा बिजनेसमैन के वर्किंग कैपिटल में से निकल के गवर्नमेंट के पास एडवांस जीएसटी या एडवांस टैक्स क्रेडिट के फॉर्म में पड़ा है। गवर्नमेंट को कोई मैकेनिज्म डिप्लॉय करना चाहिए जिसके तहत वह पैसा वह बिजनेसमैन वापस रीडिप्लॉय कर सके अपने बिजनेस में। जी हाँ, टैक्स रिफंड फॉर एक्सेस जीएसटी डिपॉजिटेड विद द गवर्नमेंट इज ऑलमोस्ट निल, और अगर कहीं रिफंड मिलते भी हैं तो उसके ऊपर हाई करप्शन पर आप पैसा बिजनेसमैन को दिलवाते हैं और वह पैसा जैसे ही बिजनेसमैन के पास आता है वह अपने बिजनेस में एम्प्लॉय करता है और 2, 3, 4 फर्जी बिल या टैक्स बिल्स इकट्ठे करके फिर इस प्रोसेस को रिपीट करता है। अगर टैक्स क्रेडिट का सिस्टम ही इकोनॉमी से हट जाएगा तो टैक्स सिस्टम सिंप्लीफाई हो जाएगा, किसी प्रकार की टैक्स करप्शन या टैक्स चोरी नहीं रहेगी और बिजनेसमैन का टैक्स के नाम पर फालतू जो जमा पैसा है या तो उसकी प्रॉफिटेबिलिटी में कम होकर टैक्स के इंपैक्ट में दिखेगा या फिर उसको वह पैसा अपने बिजनेस के वर्किंग कैपिटल में मिलेगा। तो बजट 2026 का सिंपल प्रैक्टिकल ब्रेकडाउन अगर आप समझना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, तो कमेंट में लिखिए एक्सप्लेन। इस साल का बजट सरकार का ना होकर हम टैक्स पेयर्स का भी होना चाहिए और आगे भी हमारे साथ जुड़े रहिए। इस वीडियो को आज मैं विराम देता हूं। आप सभी को जय हिंद, जय भारत बोलकर।